बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, आज ये है हमारा 10वां लेक्चर, यानी कि 10 दिन। हमने अब तक 9 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 10। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, आप हमें कमेंट करके बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों जो ओव्यूलेशन होता है वो कितने दिन पे होता है। अगर 28 दिन की किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगा? तो बच्चों हुआ होगा 14 दिन पे। और अच्छा, ओव्यूलेशन क्या होता है? जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। बच्चों, हमने इसमें टोटल 3 फेज पढ़े थे। पहला था बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी, एंडोमेट्रियम था, वो वेजाइना के द्वारा टूट के बाहर आ रहा था, है ना बच्चों। फिर हमने देखा था फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या हो रहा था? ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था। और बच्चों यूटेरस के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम बना रहा था। फिर हमने देखा था बच्चों दिन 14वें दिन क्या हुआ था? ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला था, है ना बच्चों। उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हुआ था ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल था वो कार्पस ल्यूटियम में बदल गया था, और कार्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन निकाल रहा था। एक का नाम था प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम था एस्ट्रोजन। बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकलता है और एस्ट्रोजन कम निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम बच्चों क्या होता है? एंडोमेट्रियम को बनाना। मैंने आपको बताया था अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, है ना बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक बचा हुआ है, 4-5 मिनट लगेगा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक प्यारा सा टॉपिक फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। बच्चों मैं सब लिख के आया हूं, जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा। बच्चों मेंस्ट्रुएशन मतलब वेजाइना के द्वारा एंडोमेट्रियम बाहर निकलता है। तो बच्चों इस पे सवाल बहुत आता है। इस पे सवाल यह आता है कि कब मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड वाला ब्लड है वो कब आएगा और बच्चों कब नहीं आएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है बच्चों को, लोग ये समझते हैं अगर महीना नहीं आया, अगर पीरियड्स नहीं आया तो लड़की प्रेग्नेंट है। ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तब भी पीरियड्स नहीं आ सकते, तब भी पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ओके, तब ये आपको बेहतरीन समझ में आएगा। सबसे पहले एक बात याद रखो, एलएच हार्मोन का एलएच हार्मोन कार्पस ल्यूटियम, ध्यान दो, एलएच हार्मोन का काम होता है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। और जब कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा तो उसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यानी कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछा एलएच हार्मोन हटा दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले बच्चों अगर एलएच हार्मोन नहीं है तो जो ओव्यूलेशन होता है डे 14 पे वो नहीं होगा। दूसरी चीज, जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा, उसके अंदर से ही बच्चों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, है ना बच्चों। सबसे पहले आप इस ग्राफ पे फोकस करो। मैंने कल बताया था आपको एक एफएसएच एक एलएच हार्मोन बताया था और दूसरा बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आपकी एनसीईआरटी में है, बस इस पे 2 मिनट लगेगा समझने में, सब बेहतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस वाली लाइन को देखो जो सबसे ऊपर गई है बच्चों, ये है एलएच हार्मोन। अगर आप नोटिस करोगे ये है 14वें दिन और ये 13वें दिन के अंदर अगर नोटिस करोगे तो इस 13वें दिन के अंदर बच्चों हमें 3 हार्मोन, ये एलएच वाला देखो और फिर ये जो ये एफएसएच वाला देखो और फिर ये एस्ट्रोजन वाला देखो। इस डे 13 और 14 के बीच बच्चों हमको 3 हार्मोन पीक पे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा निकल रहा है। एक है एलएच, दूसरा है एफएसएच और तीसरा एस्ट्रोजन। मैंने इसको लिख दिया डे 30 पे बच्चों हमको एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना बच्चों। क्या दिख रहा है बच्चों? बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और बच्चों अगर आप इसमें देखोगे प्रोजेस्टेरॉन को, तो प्रोजेस्टेरॉन बच्चों बहुत कम है। प्रोजेस्टेरॉन को अगर आप देखोगे
तो बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का जो मात्रा है वो कितना है बच्चों, बहुत कम है, कुछ है ही नहीं। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन को देखो आप, प्रोजेस्टेरॉन बच्चों इस वाले से, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है बच्चों बहुत ज्यादा लो है ना बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा, इस वाले में देखोगे तो बहुत लो है। लेकिन जैसे ही आप डे 14 के बाद जाओगे, डे 14 के बाद जाओगे तो आपको क्या दिख, जो एलएच हार्मोन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे ये बच्चों ये कम हो रहा है, आप इस कार्पस ल्यूटियम को ध्यान से देखो, कार्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो रहा है, यानी ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी खत्म हो रहा है, उसके अंदर जो क्षमता है वो भी देखो कम होता जा रहा है ना। देखो डीजेनरेटिंग बच्चों कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम बच्चों वो क्या हो रहा है, ये इसकी जो मात्रा है वो कम हो रही है ना। तो आपने क्या देखा, जो एलएच हार्मोन है वो कम हो रहा है, तो जो कार्पस ल्यूटियम है बच्चों वो भी कम हो रहा है ना। तो आपको जो एलएच हार्मोन, एलएच में, एलएच और कार्पस ल्यूटियम में आपको रिश्ता देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। अगर आप इन दोनों के बीच रिश्ता समझ गए, इन दोनों के बीच अगर आप रिश्ता समझ गए तो बच्चों आपको सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आपको समझना क्या है, जो एलएच हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो बच्चों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो जो पीरियड्स वाली जो ब्लड होती है उसको जो रोकने से मदद करता है। तो आपने क्या सीखा, यूटेरस की जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है कार्पस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता कहां से, कार्पस ल्यूटियम से, और कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, एलएच हार्मोन। मुझे पता थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं चलता हूं पहली स्लाइड पे, हम चलते हैं पहली स्लाइड पे। तो बच्चों आप ये देखो, जो मेंस्ट्रुएशन है, जो बच्चों मेंस्ट्रुएशन है वो कब होगा और कब नहीं होगा। तो बच्चों कब होगा, सबसे पहले देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लड का बाहर आना, और ब्लड कब बाहर आएगा, जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकल रहा है, एलएच की मात्रा कम है ना। तो आप सबसे पहले कब पीरियड, पीरियड्स जो पीरियड वाला ब्लड कब आएगा, सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी लिखता है जब ओवम का, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो जो सेकेंडरी oocyte है उसका जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पीरियड्स वाला ब्लड आएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पीरियड्स वाला ब्लड आ जाएगा। समझ में आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मतलब कि कार्ब ब्लड आ गया। अभी समझ, बस बस पहले एक कंसेप्ट क्या रखना है, ओवम का या सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। अगर आप बच्चों, अगर आप इस स्लाइड में फिर से मैं लेके चलूँ आपको, तो आप ये देखो एलएच कम हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम भी खत्म हो रहा है, और जब कार्पस ल्यूटियम खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं आएगा, है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बच्चों नहीं आएगा। अब यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ओवम क्या हो रहा है, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एलएच की जो मात्रा है, जो एलएच की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और एलएच की मात्रा कम हो जाएगी, और जब एलएच की मात्रा बच्चों कम हो जाएगी तो जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम है ये भी बच्चों क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट मतलब खत्म होना, कार्पस ल्यूटियम भी बच्चों डीजेनरेट हो जाएगा। बच्चों दिख रहा है ना, कार्पस ल्यूटियम बच्चों क्या होगा, डी, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पीरियड्स आ जाएगा, ठीक है। उस क्यों आएगा वो बता रहा हूँ, एलएच, एलएच का हार्मोन, एलएच हार्मोन कम हुआ, कार्पस ल्यूटियम जैसे जैसे वो कम होगा कार्पस ल्यूटियम खत्म होने लगेगा, और जब कार्पस ल्यूटियम खत्म होगा तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, और जब एंडोमेट्रियम टूट जाएगा तो वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम बच्चों टूट जाएगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों क्यों होगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला जवाब कि मेंस्ट्रुएशन कब कब होगा। तो बच्चों जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। बच्चों जो दूसरा सवाल है, जो दूसरा सवाल है कब नहीं होगा, इसका बच्चों दो आंसर है, इसका बच्चों दो आंसर है। जो सबसे पहला आंसर है वो यही है
कि जब ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई, अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब तो पीरियड्स नहीं आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेग्नेंट होने के बाद ब्लड ना आए। ऐसे भी केसेस होते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है तब भी ब्लड्स नहीं आ, तब भी जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स है वो नहीं आ रहा है, तो उसके उसके पीछे वजह बताते हैं। हो सकता है जो उसकी सेहत हो वो सही नहीं हो, उसकी हेल्थ वो हेल्दी नहीं हो, पुअर हेल्थ हो, वो स्ट्रेस में हो, वो टेंशन में हो, तब भी पीरियड्स नहीं आएगा, है ना। तो इसके पीछे बच्चों जो लॉजिक है, मान लो कि ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, तब भी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम है, ये तो तब भी डिजेनरेट कर जाएगा, है ना, क्योंकि एलएच हार्मोन कम हो गया, क्योंकि एलएच हार्मोन कम हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाएगा, फिर टूट जाना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, यहाँ पे एलएच हार्मोन जब 7-8 दिन बाद होगा, मतलब कि 14 तारीख को अगर बाहर आ गया ग्राफिन पॉलीसेकेंडरी साइड, तो उसके बाद फिर एक बार और ध्यान से देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एलएच हार्मोन यहाँ पीक में, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जा रहा है, तो ये तो कम हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे देखो 22-23 तारीख को एलएच हार्मोन कम हो गया, और जब एलएच हार्मोन कम हो जाएगा फिर ये खत्म होने लगेगा। इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम को कोई ऐसा चाहिए, कार्पस ल्यूटियम को कोई ऐसा चाहिए जो एलएच वाला काम दे, यानी कि एलएच का भाई हमको चाहिए, या ये तो एलएच हार्मोन दे दो, लेकिन एलएच हार्मोन तो काम नहीं करेगा, तो हमको कुछ कुछ ऐसा चाहिए जो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करे, ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहे और एंडोमेट्रियम बाकी रहे, ब्लड पीरियड्स ना आए। तो अगर पीरियड्स आ गया फिर प्रेग्नेंट जो लड़की होगी वो मां नहीं बन पाएगी। तो हमको ऐसा कोई चाहिए जो एलएच की तरह काम करता हो, है ना। तो बच्चों हमको एक हार्मोन देखने को मिलता है, एक हार्मोन देखने को मिलता है जिसका नाम बच्चों एच एच सी जी, एच सी जी, इसको मैं इसका फुल फॉर्म आगे लेक्चर में बताऊंगा, अभी मत याद, बस समझो। एच सी जी एक हार्मोन होता है जिसका काम एलएच की तरह होता है, यानी कि ये भी कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और जब कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो उसके अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा और वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगी और मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन सिर्फ ये क्यों नहीं, क्यों होगा क्यों नहीं होगा उसकी वजह बताने के लिए मुझको लगभग 10 से 15 मिनट 12 मिनट लग गए, है ना। तो बच्चों ये थी पहली स्लाइड, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो एलएच का हार्मोन कम होने लगता है, और जब एलएच कम होगा तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट होगा तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बंद कर देगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। जो एंडोमेट्रियम है बच्चों वो टूट जाएगी और वो पीरियड्स के यानी मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है। फिर दूसरा बच्चों है कब नहीं होगा, तो इसका जवाब ये है कि पहला जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि लड़की प्रेग्नेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उस लड़के के अंदर या तो उसकी सेहत सही नहीं है या उसके अंदर स्ट्रेस है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एलएच का एक भाई देखने को मिला है जिसका नाम है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, और ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। ये थी बच्चों पहली स्लाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये वाला नोट यहाँ पे मैंने इसको डे 30 पे लिख दिया है, इसको लिख लेना आप कभी पे, ऐसे इसमें कुछ बोलने वाला नहीं है दोस्तों। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके बच्चों, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या बच्चों कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। जब मिलते हैं आपस में तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट के अंदर बच्चों इसका 23, ओवम का 23 और स्पर्म का 23, ओवम का 23 क्रोमोसोम और स्पर्म का 23 क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। ये ओवम है और ये स्पर्म है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम। बच्चों ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, और ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट, और उस जाइगोट में 2 एन होता है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बच्चों एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आपसे पूछता है, तो आप बच्चों क्या जवाब दोगे? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बच्चों अब अगला सवाल ये आता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो किस जगह होता है? फर्टिलाइजेशन बच्चों किस जगह होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था,
जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर तीन जगह होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 जगह पाई जाती है। 3 जगह पाई जाती है बच्चों। जो सबसे पहला वाला भाग है इसका नाम है बच्चों इस्थमस। क्या नाम है? सॉरी बच्चों, इसका नाम है इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। और बच्चों ये वाली जगह का नाम है एम्बुला और ये वाली जगह का नाम है इस्थमस। मैंने पहले ही बता दिया है तीसरे या चौथे लेक्चर में, मैं अब बताऊंगा नहीं। पहले वाले का नाम इनफंडिबुलम, दूसरे वाले का नाम एम्बुला और ये आखिरी जो पतला सा है इसका नाम है इस्थमस। तो बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है। यहीं पे ये जो सेकेंडरी ओसाइट है यहीं पे आएगी और स्पर्म भी यहीं आएगा, फिर दोनों मिलकर यहीं जाइगोट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो जो फर्टिलाइजेशन की जो जगह है बच्चों वो है एम्बुला। मुझे ख्याल है एम्बुला आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों एम्बुला में होता है। क्यों जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों वो एम्बुला के अंदर ही होता है। और बच्चों उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा जो ओवम कितना दिन तक जिंदा रहता है, यानी कि ओवरी से निकलने के बाद जो ओवम की जिंदगी कितनी होती है बच्चों? 24 घंटा। जो लड़कियां होती है बच्चों वो ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं करती है। ठीक है, अगर आप उन्हें ज्यादा इंतजार करवाओगे तो वो गुस्सा हो जाती है। यार ये ओवम किसका किसका पार्ट है? लड़कियों का ना, गर्ल्स का है, फीमेल का है। तो ये कहती है यार हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, अगर तुम्हें 24 घंटे में आना है तो हमसे मिलो, उससे ज्यादा देर में होगा तो हम नहीं मिलेंगे। साफ सीधी बात। लेकिन वो जो अस्तम होता है ना, लड़के दयालु होते हैं, वो ज्यादा इंतजार कर लेते हैं ना। तो वो क्या कहते हैं, हम 2-3 दिन तक तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन लड़की कहती नहीं, हम बस 24 घंटे तक ही इंतजार करेंगे। तो बच्चों आपने ये सीखा जो ओवम की लाइफ स्पेन होती है, जो जिंदगी होती है, वो 24 घंटे की होती है। और बच्चों जो अस्पर्म की होती है वो 2 से 3 दिन की होती है ना। और बच्चों जो ओवम होता है वो चल नहीं सकता। वो बच्चों चल नहीं सकता, यानी कि न चलने को अंग्रेजी में एक शब्द है, उसका नाम है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। और बच्चों जो अस्पम वो चल लेता है, क्योंकि आपने देखा था उसके अंदर पूंछ थी, फ्लैजिला, उस फ्लैजिला की वजह से वो चलता था। तो जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है और जो बच्चों अस्पम होता है वो मोटाइल होता है। आपने अब तक क्या क्या सीखा? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अस्पर्म और ओवम का मिलना और मिलकर जाइगोट बनाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर आपने देखा किस जगह होता है? एम्फुला में होता है। फिर आपने ये देखा ओवम की जिंदगी कितनी होती है? 24 घंटा, और वो नॉन मोटाइल होता है। और अस्पम की जिंदगी होती है बच्चों 2 से 3 घंटा, 2 से 3 दिन, सॉरी 2 से 3 दिन, और ये मोटाइल होता है। बच्चों फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले मैंने आपको ये एक बार और एक स्ट्रक्चर फिर से, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, फिर बता रहा हूँ ताकि आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स, ये है यूटेरस, ये है फैलोपियन ट्यूब। इसका नाम है इस्थमस, इस वाले जगह का नाम है एम्पुला, इस वाले का नाम है इन्फेंटिबुलम, और यहाँ पे जो उंगली की संरचना दिख रही है बच्चों इसका नाम है फिम्बरी। बच्चों होता क्या है, जब जब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जब इस ओवरी के अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, जब इस ओवरी के अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है बच्चों, ये फिम्बरी के पास चला जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? फिम्बरी के पास। पहले मैं ये वाला हटा देता हूँ। तो बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये पहले यहाँ था, लेकिन 14वें दिन बाहर निकला और फिम्बरी के पास जाता है। खुद नहीं जाता है, फिम्बरी इसको आगे पकड़ती है और फिर यहाँ से बच्चों यहाँ एम्पुला के पास जाता है। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे तक यहीं आ सकता है ना, इससे बाहर जाएगा 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इसकी जिंदगी होती है 24 घंटा। ये बच्चों यहाँ पे चल के आता है, खुद चल के नहीं आता है। खुद चल के, मैंने पहले ही बताया है, जो ओवम होता है वो नॉन मूवर, चल नहीं सकता, तो फिर चलता कैसे? बच्चों बच्चों इसके अंदर क्या होता है? बच्चों इसके अंदर क्या होता है? इसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? बाल। इस बाल को अंग्रेजी में या बायो के शब्द में सिलिया कहते हैं, सिलिया। फैलोपियन ट्यूब में सिलिया पाया जाता है। जैसे जो सिलिया होती है वो इसको आगे भेजती है। क्या भेजती है बच्चों? इस पूरे फैलोपियन ट्यूब में से ऐसे बाल पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? सिलिया। तो इस सिलिया की मदद से जो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ तक एम्पुला के रीजन में आता है। बच्चों यहाँ से जो मेल होगा वो अस्पम को बच्चों अस्पम को यहाँ छोड़ेगा वेजाइना के अंदर। बच्चों इस अस्पम के साथ सिर्फ अस्पम नहीं होगा, सेमाइनल प्लाज्मा भी होगा। तो हम क्या देखेंगे, पहले इसके अंदर इंसेमिनेशन होगा। मैंने पहले बताया था सीमेन को वेजाइना के अंदर डालना क्या होता है? इंसेमिनेशन। तो बच्चों होगा यहाँ पे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर डालना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन।
तो स्पर्म का सीमेन का इंसेमिनेशन हुआ, तो जो बच्चों कितना होता है, एक बार क्वार्टिस करने पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं बच्चों, निकलते हैं ना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। तो यहाँ जाएंगे, फिर इसके होते हुए बच्चों यहाँ पे आएंगे इसके पास, तो बच्चों 200 से 300 मिलियन सब यहाँ नहीं पहुंचते। इसके अंदर बच्चों बहुत इन्वायरमेंट बहुत एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और इसमें कितने ही मर जाएंगे संघर्ष करते करते, बहुत थोड़े, जैसे यहाँ पे 200 से 300 मिलियन है, तो बहुत थोड़ी संख्या में, जैसे 3-4 लाख, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस ऐसे एक अनुमान लगा लेने की अगर ये करोड़ों की संख्या में, तो कुछ लाख ही यहाँ तक इसके पास पहुंचते हैं, है ना बच्चों, इसके पास पहुंचेंगे। तो अभी इसको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसको भी यहीं पे छुपे ने क्या बता, स्पर्म गया यहाँ से यहाँ पहुंचा, और यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट थी, यहाँ से वो यहाँ आ गई। लेकिन बच्चों जब सेकेंडरी ओसाइट इसके बाहर निकलती है, तो सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट बाहर नहीं निकलते, इसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर निकलते हैं, उस स्ट्रक्चर को यहाँ समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यही है, इसका क्या नाम है बच्चों, ये सेकेंडरी ओसाइट, जिसको ओवम या एग कहते हैं। बच्चों मैं एक बार आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सेकेंडरी ओसाइट ही है, लेकिन किताबों में सिर्फ बच्चों की आसानी के लिए सेकेंडरी ओसाइट को ही ओवम कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ये ओवम नहीं होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट होती है। जब तक इसके अंदर स्पर्म नहीं आएगा, तब तक सेकेंडरी ओसाइट ओवम में नहीं बदलती है। लेकिन जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको हरदम ओवम ओवम ही मिलेगा, लेकिन आपको क्लियर दिमाग में रहना है ये सेकेंडरी ओसाइट ही है। तो किताबों में ओवम लिखे थे मैंने, बट ये हकीकत में क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। तो बच्चों ये सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट के बाहर हमें एक जगह देखने को मिलती है। क्या जगह बच्चों, ये जो इस जगह को हम कहते हैं प्री 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 वेटलाइन स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों, प्री वेटलाइन स्पेस। प्री वेटलाइन स्पेस क्या होता है बच्चों, ये जो जोना पेलिसिडा लेयर है और ओवन के बीच में एक जगह पाई जाती है, उस जगह को प्री वेटलाइन स्पेस कहते हैं ना बच्चों। जो ये ओवम होता है, ओवम के बाद जगह मिली, उसका नाम था प्री वेटलाइन स्पेस, और उसके बाद एक और हमें लेयर देखने को मिलती है, इसका नाम है जोना पेलिसिडा। और जोना पेलिसिडा के बाहर कुछ सेल्स देखने को मिलती है, उस सेल का नाम है कोरोना रेडिएटा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ओवरी के अंदर से 14वें दिन जब इवोल्यूशन होता है, तो सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट बाहर नहीं आती है, इस सेकेंडरी ओसाइट के साथ हमको जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा भी देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी ओसाइट, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं अभी आपसे कह रहा था, ये जो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। उसको समझाने के लिए मैं अगली स्लाइड का इस्तेमाल करता हूँ बच्चों। जो पहली है उसका नाम है कैपेसिटेशन। क्या है नाम, कैपेसिटेशन। बच्चों होता क्या है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के मैंने बताया था हेड के अंदर एक हमको एक्रोसोम देखने को मिलता है, और हमें न्यूक्लियस देखने को मिलती है। तो जो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होती है, होता क्या है बच्चों, जो एक्रोसोम की जो वॉल होती है बहुत पतली होती है, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी धक्का लगा तो वो फट सकती है। इसलिए नेचर ने इसके ऊपर एक हेलमेट लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, हेलमेट लगा दिया था। जब वो मेल के अंदर स्पर्म बन के निकलता है, तो एपिडिडाइमिस के अंदर उसके ऊपर एक हेलमेट पहना दिया जाता है, ताकि स्पर्म सुरक्षित रहे। क्या रहे बच्चों, हिफाजत उसकी होती रहे। लेकिन जब बच्चों जो फीमेल के अंदर आता है, तो फीमेल के अंदर बच्चों कैप हटाना है। क्यों, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन करना है ना। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, इस जो हेलमेट है उसको हटाया जाता है। उसी जब हेलमेट हटाया जाता है, तभी ये जो स्पर्म है, ये वाला देखो, ये फीमेल बॉडी के अंदर वाला स्पर्म है, जिसके अंदर हमने हेलमेट पहना दिया है। ठीक है, इस हेलमेट का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, लेकिन आपको याद नहीं करना है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, जो कैपेसिटेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है बच्चों, फीमेल के अंदर होता है, ना कि मेल के अंदर। और कैपेसिटेशन में क्या होता है, जो इसके ऊपर लेयर होती है उसको हटाया जाता है, ताकि जो स्पर्म है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये उसके ऊपर से स्पर्म हट गया, स्पर्म के ऊपर से जो हेलमेट था उसको हमने हटा दिया, तो स्पर्म कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना। अब ये बच्चों ये इसके अंदर वो फर्टिलाइजेशन की क्षमता आ गई। इतनी बच्चों पहली प्रोसेस। और दूसरी प्रोसेस क्या थी, एक्रोसोमल रिएक्शन। बच्चों जब इसके ऊपर से हट जाता है, इसके ऊपर से हेलमेट हट जाता है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पर्म यहाँ आया, स्पर्म बच्चों इसके पास आया है ना।
तो जब मिलते हैं यहाँ पे अस्पम इसके पास आ गया, तो बच्चों जब मिलता है, जब अस्पम का हेड हेड इससे जो क्या ना जोना पेलोसिडा की लेयर से मिलता है, तो बच्चों जोना पेलोसिडा में जो ये एंजाइम होती है, वो जो एंजाइम होती है बच्चों, वो जो एक मिनट, जो एंजाइम होती है बच्चों, ये लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, इसको क्या करती है बच्चों, इसको तोड़ देती है। और जब तोड़ देती है तो जो इसके अंदर का न्यूक्लियस होगा वो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, इसको आपस में अंदर डाल देंगे, और जब दोनों डालेंगे तो बच्चों क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जाइगोट के अंदर बच्चों मैंने आपको, और बच्चों जाइगोट के अंदर ये कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है ना। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में बच्चों क्या ना देखा, क्या आपने देखा, जो अस्पम का हेड है वो किससे जुड़ा, आगे जोना पेलोसिडा लेयर से जुड़ा। ये जो बच्चों लेयर में ये वाला, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये रेड वाला से ओवम है, और जो ये वाला है जोना पेलोसिडा है, और बाहर वाले से कोरोना रेडिएटा है। तो जब अस्पम इससे मिला तो एंजाइम निकला, जितनी जो ओवम की वॉल थी, जो दीवार थी जोना पेलोसिडा, इसको तोड़ के अपने न्यूक्लियस को इसके अंदर भेज दिया, और यहाँ पे लास्ट में आ गए एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम था जाइगोट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है, जब अस्पम जोना पेलोसिडा से मिलता है, जब जब अस्पम जोना पेलोसिडा की लेयर से मिलता है, जोना पेलोसिडा की लेयर से बच्चों मिलता है, एक मिनट, जब इससे मिलता है बच्चों, तो जो जोना पेलोसिडा है वो ये कहती है, जो ओवन कहता है ना कि मुझको बस एक स्पर्म चाहिए, कितना स्पर्म चाहिए, एक स्पर्म चाहिए। जब एक स्पर्म इसके पास आ जाता है तो जोना पेलोसिडा अपने चारों तरफ ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज कर लेती है अपनी मेम्ब्रेन में, ताकि इसके पास कोई और स्पर्म ना आ सके। मैं क्या कह रहा हूँ, ओवम क्या कहता है, मुझको फर्टिलाइजेशन करने के लिए बस एक ही स्पर्म चाहिए, कितना चाहिए, बस एक स्पर्म चाहिए। जब एक स्पर्म बच्चों, जब एक स्पर्म इसके पास आ जाता है